चित्र कैसे पढ़ें, मैप कैसे पढ़ें, उसके बारे में बात की थी और आपको कहा था कि YouTube पे एक लेक्चर हमने रिकॉर्डेड डाल दिया है कोस्टल एरिया का और आइलैंड्स का। ठीक है, तो कोस्टल एरिया और आइलैंड के बारे में ऑलरेडी आपको बता दिया था। अब हम वर्ल्ड मैप की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। और वर्ल्ड मैप में भी हम लोगों को एक एक कॉन्टिनेंट और सारे ओशंस देखने हैं, तो बहुत बारीकी से पढ़ने की ज़रूरत होती है। लेकिन जिन बच्चों का एग्ज़ाम अभी है, जैसे मई में है या 2025 के ही किसी एग्ज़ाम में अगर वो बैठना चाहते हैं, तो वो लोग केवल करंट अफेयर्स पढ़ें, इन चीज़ों का करंट अफेयर्स पे फोकस करें। और अगर आप 2026 के और 27 के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत डीप में पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से साल की एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं। इस साल के एग्ज़ाम बैठने के हिसाब से मैं थोड़ा सा ओशंस के बारे में बताऊंगा। कॉन्टिनेंट में आपको थोड़ा डीप में बता दूंगा, लेकिन ओशंस जो हैं, महासागर, वो हम लोग थोड़ा केवल थोड़ा कम वाला बताएंगे, कम जानकारी देंगे उसके बारे में। तो महासागरों की संख्या आपको पता है। महासागर अंतिम में जो 5वां महासागर जोड़ा गया है उसको हम लोग अंटार्कटिका बोलते हैं, ठीक है। दक्षिण महासागर, दक्षिण ध्रुव महासागर, साउथ पोल वाला। तो पहला वाला जो सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा ओशियन है। अब आपको पैसिफिक ओशियन में जाना है और पैसिफिक ओशियन में क्या क्या खास चीज़ें हैं वो आपको देखनी है। पैसिफिक ओशन में आपको क्या क्या दिख रहा है। एक तो बाउंड्री देखनी है कि पैसिफिक ओशन जो है वो ईस्ट में कहाँ तक जा रहा है, वेस्ट में कहाँ तक जा रहा है, नॉर्थ में कहाँ तक जा रहा है। तो नॉर्थ में वो आर्कटिक ओशन तक जा रहा है, साउथ में दक्षिणी ध्रुव महासागर तक पहुंचता है। तो पैसिफिक ओशन का ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ बाउंड्री, सबसे पहले बाउंड्री किन किन कंट्रीज़ के साथ वो टच कर रही है, बाउंड्री। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है ओशन के अंदर, वो है गहराई, सबसे ज़्यादा गहराई। तो आप लोगों ने जो नाम देखे होंगे ना कि मेरियाना ट्रेंच और ये, कि सबसे गहरे गर्त कितने हैं, औसत गहराई भी, एवरेज डेप्थ और हाईएस्ट डेप्थ, ट्रेंच, उनको हम ट्रेंच बोलते हैं। तो महासागर में हमको ट्रेंच पढ़ने हैं, गर्त पढ़ने हैं, और रिज पढ़नी है, मिड अटलांटिक रिज। अटलांटिक ओशन में क्या मिलेगा? मिड अटलांटिक रिज, ठीक है। तो रिजेस पढ़नी है, रिजेस पढ़नी है। और यहीं पर आपको जो पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन और ये जब हम देखेंगे तो यहीं पे आपको करंट भी पढ़ने हैं, ओशन करंट, समुद्री धाराएं, ओशनिक करंट्स, कि इस महासागर में कौन सी ठंडी जल धाराएं हैं और कौन सी गर्म जल धाराएं हैं, ठीक है। तो हमारा जब आप लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे तो उसमें कुछ चीज़ें आपको नक्शे में बताते हुए हम दिखेंगे। यहाँ तो हम आपको ऐसे ही दिखा रहे हैं, ऐसे ही बात कर रहे हैं हवा में, लेकिन YouTube वाले में आपको दिखेगा मैप के साथ में। अगर आप मैप के साथ होते तो अभी आपको आइडिया लग जाता है, ठीक है। फिर आइलैंड्स, इंपॉर्टेंट आइलैंड्स, इंपॉर्टेंट आइलैंड्स। अब आपको एक टास्क करना है, एक पेज का एक नोट्स बनेगा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। क्योंकि जब हम इंडियन ओशन में आएंगे तो भारत का भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, भारत का भी जो वो उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर में मिल गया होगा आपको। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, उसकी परिभाषा, उसका वर्गीकरण। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जहाँ ख़त्म हो रहा है उसके बाद जो है हाई जोन होता है, जैसे बॉम्बे हाई है तो उसको हाई जोन कहते हैं।
तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वहाँ तक है जहाँ तक हम लोग मछली पकड़ सकते हैं, वहाँ तक हम लोग खनिज तेल निकाल सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और हमारा नेविगेशन हो सकता है। हाई में जो है कमर्शियल फिशिंग नहीं हो सकता, कमर्शियल फिशिंग हाई वाले रीजन में नहीं होता, तो ये आपको देखना पड़ेगा। EEZ का मैप जब आप EEZ लिखेंगे उसमें विकिपीडिया में, तो बाकायदा डेफिनेशन के साथ में एक डायग्राम आएगा, है ना, उसमें पूरा क्लासिफिकेशन आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी जानकारियां आपको आइलैंड की और इनकी रखना है। ठीक है, अब है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। केवल इंडियन ओशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पैसिफिक ओशन की भी, अटलांटिक की भी, और आर्कटिक की भी, और साउथ वाली भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और ख़ास करके वर्ष 2023, 24 और अभी 25 में जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं उन पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। तो अब आपको व्यापार समूह मिलेंगे, ट्रेड जोन मिल जाएंगे, ट्रेड ट्रीटी मिल जाएंगी, व्यापारिक संधियां किन किन देशों की हुई है, खास करके आर्कटिक ट्रीटी या आर्कटिक काउंसिल, उसको बोलेंगे आर्कटिक काउंसिल, आर्कटिक परिषद। और आर्कटिक परिषद का काम है, हम भी सदस्य हैं लेकिन हम लोग बहुत दूर हैं आर्कटिक से, तो कौन सबसे ज़्यादा नज़दीक है? रशिया, चाइना। तो ये आर्कटिक काउंसिल के मेंबर हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, उधर कनाडा, ग्रीनलैंड, ये जो हैं ये आर्कटिक के बहुत नज़दीक हैं ऊपर। और आर्कटिक महासागर जो है वो जमा हुआ है, महासागर खुद ही बर्फ है, आइस है, बट वो मेल्ट हो रहा है, दिनों दिन उसकी मेल्टिंग हो रही है। तो यहाँ आपको कई तरह के कंसर्न आएंगे, इन्वायरमेंटल कंसर्न और सोशल कंसर्न। इकोनॉमिक कंसर्न तो है ही, लेकिन इन्वायरमेंटल भी और सोशल भी। इन्वायरमेंटल में कौन सा है? सी लेवल राइज, ग्रीन हाउस इफेक्ट, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, मेल्टिंग ऑफ आइस, आर्कटिक सी, आर्कटिक सी ही मेल्ट हो रहा है। तो ये इश्यूज हैं यहाँ पे, तो इन सब के ऊपर नोट्स बनाइए। देखिए सारा नोट्स यहाँ नहीं बनाया जा सकता, लेकिन अब चैट जीपीटी है आपके पास, विकिपीडिया है, गूगल है, पीडीएफ है, इतने सारे, तो आप तैयारी कर सकते हैं। एक दिन बैठ करके अगर आपको ओशन कंप्लीट करना है तो ओशन कैसे कंप्लीट करें, ठीक है, पूरा दिन लगाइए उसमें। तो आर्कटिक से भी शुरू कर सकते हैं, पैसिफिक से भी शुरू कर सकते हैं, है ना। तो जो आपको सहूलियत लगे वहाँ से शुरू करिए, लेकिन ऐसे पढ़ना शुरू कीजिए तो ये चीज़ें छूट जाएगी। जैसे आर्कटिक काउंसिल छूटना नहीं चाहिए, परीक्षा में पूछेंगे आर्कटिक काउंसिल। न्यू आर्कटिक रूट, आर्कटिक महासागर जब जमा हुआ, जब खुल जाएगा तो एक नया आर्कटिक रूट तैयार हो जाएगा यूरोप जाने के लिए। रशिया को इस तरह से घूम करके नहीं जाना है, टर्की से जगह नहीं मांगने की जरूरत पड़ेगी, या यूक्रेन के नज़दीक होकर के निकल के नहीं जाना पड़ेगा। रशिया ऊपर साइबेरिया से अपने उधर से ही निकल जाएगा और वो यूरोप और अमेरिका वैसे ही पहुंच सकता है। तो वो नया रूट खुल जाएगा और वो शॉर्टेस्ट रूट होगा, है ना। और वहाँ जो ज़मीन खाली होगी उसमें गेहूं की पैदावार हो जाएगी। तो जो ज़मीन खाली होगी वहाँ पर फसल होगी, तो वो कौन दावा करेगा उस ज़मीन पे और उस रास्ते पे? तो जो कंट्री बहुत नज़दीक होगा वो दावा करेगा, और अभी रशिया का दावा है। और इसीलिए यूक्रेन को यूरोप ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और रशिया को कमज़ोर किया, ताकि वो आर्कटिक रूट का उपयोग जो है उस तरह से ना कर पाए। तो ये सब हिस्सा है, ठीक है, उसका। इसके अलावा जब सी लेवल राइज वाली प्रॉब्लम होगी, ग्लोबल वार्मिंग और ग्लेशियर्स और आर्कटिक के पिघलने से, मेल्ट होने से, तो कौन कौन से हिस्से सबसे पहले डूबेंगे दुनिया भर में, वो आपको निकालने होंगे। कौन कौन से द्वीप, कौन कौन से आइलैंड खतरे में हैं, कगार पे हैं, बिल्कुल फास्टेस्ट सिंकिंग कंट्रीज, फास्टेस्ट सिंकिंग आइलैंड्स, फास्टेस्ट सिंकिंग सिटीज़, तीनों निकालनी है। फास्टेस्ट सिंकिंग आइलैंड्स, कंट्रीज एंड सिटीज़, ये आपका क्वेश्चन हो सकता है।
दिस आर इन्वायरमेंटल कंसर्न्स। हेल्थ कंसर्न्स क्या होंगे? नए नए वायरसेस आएंगे, बैक्टीरिया आएंगे, जोनोटिक डिजीज आएगी। बर्फ में किसी ज़माने में जो दब गए थे जानवर, उनके अंदर जो वायरस हैं, उनके अंदर जो बैक्टीरिया हैं, अब वो बाहर आ रहे हैं। प्रोबायोन्ट्स, प्रोटोबायोन्ट्स, वो सब बाहर आएंगे। ठीक है, तो नई तरह की समस्याएं, फूड चेन प्रॉब्लम, इकोसिस्टम प्रॉब्लम, बायोम प्रॉब्लम, तो इन्वायरमेंटल तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना। अंटार्कटिका की अपनी एक समस्या है, वहाँ पर बहुत बड़ा हिस्सा टूट के गिर गया है। ठीक है, तो और कई देश जो वहाँ अपना दावा कर रहे हैं रिसर्च सेंटर होने का, तो वो भी खतरे में पड़ सकता है। तो टूरिज़्म, इको टूरिज़्म, सबसे बड़ा खतरा इको टूरिज़्म। इको टूरिज़्म होना भी चाहिए, लेकिन इको टूरिज़्म जो है वो नुकसानदायक भी है। ठीक है, और एक और चीज़ है कि बहुत सारे ऐसे आइलैंड हैं जो इन महासागरों में हैं और उनमें ट्राइब्स हैं और वो बहुत वनरेबल है, जेनेटिक ड्रिफ्ट की तरफ जा रही हैं, वो बहुत कम संख्या में है और वो विलुप्त हो सकती हैं। तो ट्राइब्स विलुप्त हो सकती हैं। बहुत सारी बर्ड्स स्पीशीज़ जैसे गैलापागोस है और ऐसे, तो डार्विन की फिंचेस, तो दूसरी बर्ड्स स्पीशीज़, फिश स्पीशीज़, इन सब को खतरा है। इसके अलावा और भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। पानी में जो इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है उसमें आता है फिशिंग। न्यू फाउंडलैंड वो जगह है जहाँ पर गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा उस तरह से मिलती है कि वो फिशिंग का सबसे बड़ा हब है। बरमूडा ट्रायंगल से ऊपर आपको वहाँ मिलेगा, फ्लोरिडा के पास में न्यू फाउंडलैंड। ठीक है, चलिए, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो साइट्स आप देखिएगा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसी स्ट्रक्चर हैं जो, जैसे साउथ चाइना सी, अब आपको महासागर तो बता दिए। इंडियन ओशन एकमात्र ओशन है, ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर कंट्री, यानी इंडिया। ठीक है, और बाकी आपको साउथ चाइना सी छोटे छोटे मिलेंगे महासागर, उन्होंने बना लिए अपना साउथ चाइना सी, दक्षिणी चीन सागर। तो वहाँ पर आर्टिफिशियल आइलैंड बना दिए हैं उन्होंने, उनकी एक नई क्रिएट कर दिया। उससे क्या होता है कि जब आप आर्टिफिशियल आइलैंड बना देते हो और आपकी सेना या आपके लोग वहाँ पर हैं, तो फिर आपका EEZ 200 किलोमीटर तक चला जाता है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो 200 किलोमीटर तक चला जाता है। और पूरी दुनिया में फिशिंग कर रहा है चाइना पूरी दुनिया में फिशिंग कर रहा है, और ख़ास करके अफ्रीका के देशों को परेशान कर रखा है उसने। अफ्रीका के जिन जिन देशों में करप्शन ज़्यादा है, तो अभी मैं आऊँगा अफ्रीका, अभी हम कॉन्टिनेंट में अफ्रीका ही लेंगे। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट इसलिए लेंगे, ABCD से भी हम लोग चलें, तो अभी पहले अफ्रीका ले लेते हैं। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे ही चलते हैं, चलिए कॉन्टिनेंट पे ही। तो अफ्रीका की एक समस्या, अफ्रीका का महासागर, एक तरफ आप देखते हैं हिंद महासागर है, इंडियन ओशन है, मेडागास्कर के यहाँ पे बिल्कुल स्थिति अलग है, उधर अटलांटिक ओशन आ गया। तो ये जो ओशन से, ये खतरे से खाली नहीं है। कई तरह के खतरे हैं, स्थानीय खतरे भी हैं और बाहरी खतरे भी हैं। बाहरी खतरा किसने पैदा किया है? चीन ने। उसकी बोट, उसके जहाज घूमते रहते हैं अफ्रीका के चारों तरफ और वहाँ फिशिंग कर रहे हैं, कोई विरोध भी नहीं कर पाता। और उसका कारण है करप्शन। बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जिनके EEZ में चाइना घूमता है, वो कंट्री बहुत भ्रष्ट कंट्री हैं। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, अभी मैं एक सीरीज़ लिखी है, 10 पॉइंट बताता हूँ, पहले 10 पॉइंट लिखिए। अफ्रीका के कुछ देशों की विशेषताएं हैं ये, लिखिए। मोस्ट पॉवर्टी, सबसे ज़्यादा गरीबी, मोस्ट पॉवर्टी। जब आप पॉवर्टी इंडेक्स देखेंगे तो वो देश सबसे ज़्यादा पॉवर्टी में मिलेंगे। मोस्ट करप्ट कंट्री, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की लिस्ट देखेंगे तो सबसे ज़्यादा करप्ट कंट्री वही मिलेंगे, सूडान और वो। मोस्ट करप्ट कंट्रीज,
तो गरीब देश, पॉलिटिकल अनस्टेबल कंट्री, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी यानी रूल ऑफ लॉ नहीं है, राजनीतिक रूप से अस्थिर है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। हेल्थ इंडिकेटर्स में 4-5 चीजें लिख लीजिए, हेल्थ में 4-5 लिख लीजिए। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 62 ईयर्स, 62 साल है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। मैटरनल मोर्टिलिटी रेट दुनिया में सबसे ज़्यादा, नाइजीरिया वगैरह में मैटरनल मोर्टिलिटी रेट दुनिया में सबसे ज़्यादा। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, नाइजीरिया में एक और भी है जो बर्थ रेट है, जन्म दर 6.2 चिल्ड्रन पर विमन, एक महिला के ऊपर 6.2 बच्चे हैं, तो जनसंख्या वृद्धि भी सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि अफ्रीका में, सबसे ज़्यादा मातृ मृत्यु दर वहाँ पर है, सबसे ज़्यादा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वहाँ पर है, और सबसे कम लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी है, केवल 62 साल जीवन प्रत्याशा। औसत उम्र वहाँ की कितनी है? 62। अफ्रीका को देख रहे हैं। मानवाधिकार हनन, एमनेस्टी इंटरनेशनल के आंकड़े देखेंगे तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन में सबसे ऊपर है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन में अफ्रीका। तो ये इस तरह से कॉन्टिनेंट पढ़ने आपको, है ना। महासागर में तो ये सब चीज़ें नहीं बता सकते थे, लेकिन कॉन्टिनेंट में ये आंकड़े आपको देखने हैं खास करके। तो अफ्रीका दुनिया में सबसे भ्रष्ट, गरीब और पॉलिटिकल इनस्टेबल होने के साथ साथ क्या है? हाँ जी, हाईएस्ट मोर्टालिटी रेट, हेल्थ इंडिकेटर बहुत ख़राब है, जनसंख्या वृद्धि बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और डिजिटल डिवाइड बहुत बड़ा है। एजुकेशन में जेंडर गैप बहुत ज़्यादा है, महिलाओं की एजुकेशन केवल प्राइमरी तक है, सेकेंडरी एजुकेशन में उनका न के बराबर रोल है। अगर कोई व्यक्ति रिसर्च में और पीएचडी तक आ गया तो वो अफ्रीका में ठहरता नहीं, ब्रेन ड्रेन हो जाता है। तो जो भारत 30-40 साल पहले कर रहा था वो अभी अफ्रीका कर रहा है। यूथ बहुत ज़्यादा है, वहाँ की 60% पॉपुलेशन यूथ है। एवरेज एज 20 ईयर है वहाँ पर, 19 साल है, 19 साल, 19.8 एवरेज एज है, 19.8। इसका मतलब युवा लोग बहुत हैं, डिपेंडेंट्स कम है, वर्किंग एज पॉपुलेशन ज़्यादा है, डिपेंडेंट कम है, तो बूढ़े लोग बहुत कम है, युवा बहुत ज़्यादा है, डिजीज बहुत ज़्यादा है, हेल्थ सर्विसेज पुअर हैं, जुडिशरी पुअर, जुडिशरी पुअर, पुलिसिंग, आर्मी किराए पे मिलती है। रशिया की बहुत सारी प्राइवेट आर्मी कई कंट्री की रक्षा कर रही है, तो बहुत सारे कंट्री को सिक्योरिटी के लिए किराए पे आर्मी लेनी पड़ रही है। और क्राइम बहुत ज़्यादा है, क्राइम बहुत ज़्यादा है। अब आपको अफ्रीका दिख रहा होगा, ये सब ज़्यादा होने का फायदा चाइना को मिल रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, चाइना वहाँ उधार दे रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, रोड बना रहा है, लेकिन जैसे रोड और रेलवे नेटवर्क हमारे लिए अंग्रेजों ने बनाया था, तो वो अपनी सुविधा के लिए बनाया था, कच्चा माल लाने के लिए। उनको जहाँ जहाँ पर कच्चा माल ब्रिटेन भेजने के लिए रेलवे नेटवर्क की ज़रूरत थी, उन्होंने अपना रेलवे नेटवर्क बनाया। चाइना ठीक वही कर रहा है, इसको नियो कॉलोनियलिज्म कहते हैं, नव उपनिवेशवाद, नियो कॉलोनियलिज्म, नव उपनिवेशवाद। चाइना उन्हीं जगहों पर रोड और रेलवे नेटवर्क बना रहा है जहाँ जहाँ उसको ज़रूरत है, ठीक है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ऐसे बहुत सारे कंट्री हैं। कोबाल्ट के लिए क्वेश्चन आ चुका यूपीएससी का, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो।
ऑलरेडी पूछा जा चुका है। इसके अलावा और रेयर अर्थ मेटल, सबसे इंपॉर्टेंट मेटल में धातुएं, महंगी धातुओं में सबसे इंपॉर्टेंट है गोल्ड, सबसे ज़्यादा गोल्ड। साउथ अफ्रीका गोल्ड के लिए जाना जाता है, और भी बहुत सारे कंट्री हैं लेकिन खास करके साउथ अफ्रीका। दूसरे नंबर पे हैं डायमंड। डायमंड बॉक्साइट, और मैंने अभी बताया कोबाल्ट, डीपीआर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ DRC कॉन्गो। अब ये जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, यहाँ पर कोबाल्ट दुनिया का 70% है। दुनिया में जितना कोबाल्ट है, और ये रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, खास करके ये बैटरी के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो बैटरीज हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और पूरी दुनिया की डिमांड है। तो चाइना इसी के पीछे पड़ा है, इसी कोबाल्ट के, ठीक है। और बैटरी का सबसे बड़ा निर्माता बन के वो यहाँ से DRC से लेना चाहता है। इसका क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो और इंपॉर्टेंट मेटल्स पढ़िएगा, रेयर अर्थ मेटल्स देखिएगा। आइए थोड़ा सा मैं आपको रीजन का परिचय दे दूं, तो फिर बाद में हम लोग दूसरी बात कर पाएंगे। ऊपर देखिएगा, सबसे ऊपर जहां हॉर्न ऑफ अफ्रीका, एक प्रॉब्लम मैंने आपको बताई कि चाइना की प्रॉब्लम है, दूसरी है सोमालिया के पायरेट्स, समुद्री डाकुओं की समस्या, एक एंडेमिक प्रॉब्लम भी है, सी पायरेट्स, समुद्री डाकुओं की समस्या। अच्छा, ये जो जितना मैंने आपको लक्षण बताया था कि गरीबी है, भुखमरी है, स्वास्थ्य खराब है, शिक्षा नहीं है, इसी के साथ टेररिज्म भी जुड़ा हुआ है। जिन जिन देशों में ये सब बहुत ज़्यादा खराब हालात हैं अफ्रीका के, वहाँ सब जगह पर इस्लामिक टेररिज्म है। इस्लामिक टेररिज्म, इस्लामिक कंट्री हैं, एशिया से जुड़े हुए जो अफ्रीका के देश हैं वो इस्लामिक कंट्री हैं, और वहाँ पर टेररिज्म है। तो टेररिस्ट एक्टिविटी चलती रहती है। तो टेररिस्ट संगठन जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनकी लिस्ट बनानी है। करीब 10 संगठन है, कौन कौन से देश में काम कर रहे हैं ये आप थोड़ा सा लिस्ट बनाइए। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अफ्रीका के अंदर, ठीक है। बाकी रिलीजन की बात करें तो इस्लाम सबसे बड़ा धर्म है अफ्रीका का, सेकंड नंबर पे क्रिश्चियनिटी है, फिर लोकल रिलीजन है। लैंग्वेज तो वहाँ की ट्राइबल और लोकल लैंग्वेज हैं ज़्यादातर तो, लेकिन फिर भी अगर लैंग्वेज माने तो इंग्लिश है। जो ब्रिटेन के उपनिवेश रहे जैसे साउथ अफ्रीका और ये, तो वहाँ पर आपको इंग्लिश मिलेगी। केनिया, तंजानिया, यहाँ इंग्लिश मिलेगी। बाकी जगहों पे फ्रेंच उपनिवेश हैं तो फ्रेंच लैंग्वेज मिलेगी। बाकी जुलू और छोटी जो ट्राइब्स हैं उनकी अपनी लैंग्वेज है, ठीक है। थोड़ा सा फिजियोग्राफी देख लें, उसकी फिजिकल ज्योग्राफी देख लें। तो इम्पोर्टेंट हाईलैंड्स, इथियोपियन हाईलैंड्स, इथियोपियन हाईलैंड सबसे ऊंचा हाईलैंड है, इथियोपियन हाईलैंड, याद रखिएगा। यहीं से नील नदी निकली है, दोनों, वाइट नील और ब्लू नाइल। तो नदियां जब लिखोगे तो यहीं से लिखोगे, वाइट नाइल, ब्लू नाइल, इथियोपियन हाईलैंड। इथियोपियन हाईलैंड को कई मामलों में पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है, बार बार इथियोपियन हाईलैंड। तो इथियोपियन हाईलैंड पे अगर आप अफ्रीका की ज्योग्राफी को समझना चाहते हैं तो इथियोपियन हाईलैंड से आपको शुरू करना चाहिए। और उसको शुरू करने के लिए एक पैराग्राफ पूरा इथियोपियन हाईलैंड के ऊपर लिखिए। ऊंचा स्थान है, ऊंचा स्थान होने से नदियां निकलती है, नदियों का जन्म होता है। अमरकंटक ऊंचा स्थान है, नदी निकलती। हिमालय ऊंचा स्थान है, नदी निकलती है।
तो जो ऊंचे पहाड़ होते हैं, ऊंचे स्थान होते हैं, वहाँ से नदियाँ निकलती हैं। सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो अफ्रीका की, वहाँ पर भी ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। तो जब हाईएस्ट पीक की बात आती तो किलिमंजारो, ठीक है। केनिया, तंजानिया थोड़े ऊंचे क्षेत्र हैं, लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग है और उपनिवेश रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर बाहर से बहुत माइग्रेंट्स आए हुए हैं। तो यहाँ पर आपको एनआरआई भी बहुत मिलेंगे। केनिया, तंजानिया में इंडियंस भी बहुत हैं। तो इंडियंस 3 जगह सबसे ज़्यादा हैं, एक साउथ अफ्रीका, केनिया और तंजानिया। और अफ्रीका के ठीक ठाक इलाके हैं। 3 बड़े मरुस्थल देखने को मिलेंगे। 3 मरुस्थल हैं। सहारा सबसे ऊपर, सहारा मरुस्थल, नामीब डेजर्ट, नामीबिया, नामीब मरुस्थल, जहाँ से हम लोग चीते लेके आए हैं नामीबिया से। और नामीब डेजर्ट ये वेस्टर्न कोस्ट पे टच करता है। और कालाहारी, साउथ अफ्रीका के यहाँ पे आपको मिलेगा कालाहारी ऊपर, कालाहारी डेजर्ट। तो 3 डेजर्ट आपको पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट डेजर्ट हैं। सहारा दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, सबसे बड़ा डेजर्ट सहारा डेजर्ट। 100 mm से कम बारिश होती है, 100 mm से कम बारिश होती है तो वो डेजर्ट हो गया। और यहाँ रेन फॉरेस्ट भी है। आगे अफ्रीका में आपको एक रेन फॉरेस्ट भी मिलेगा जो 3000 कॉन्गो में, कॉन्गो रेन फॉरेस्ट, कॉन्गो रिवर, कॉन्गो के यहाँ जो रेन फॉरेस्ट है वहाँ पर 3000 mm बारिश होती है, 3000 mm। और एक क्षेत्र ऐसा है जो रेगिस्तान है जहाँ 100 mm भी नहीं होती है, 100 mm भी टच नहीं करता, और एक 3000 mm भी होता है। तो कितना डिफरेंस है अफ्रीका में, बहुत डाइवर्स है क्लाइमेट। तो 3000 mm वाला क्या है, रेन फॉरेस्ट। और रेन फॉरेस्ट है तो आप समझ ही सकते हैं बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच होगी। और ये वही रेंज में जा रहा है जहाँ अमेज़न पड़ रहा है और हमारा वेस्टर्न घाट, इन सबको अगर आप लाइन खींच के देखेंगे तो यही सब है, ठीक है। उधर सदर्न कैलिफोर्निया के वहाँ से एक लाइन खींच करके यदि आप देखेंगे तो दुनिया के सबसे महंगा कोस्टल एरिया, कोस्टल सिटीज़, वो सदर्न कैलिफोर्निया, जहाँ भी आग लगी थी, हॉलीवुड था, है ना, LA, लॉस एंजलिस, वहाँ से एक लाइन अगर सीधी खींच दें आप पूरे ग्लोब पे, या पूरा नक्शा आपके पास हो, पूरी एक सीधी लाइन खींचेंगे तो सारे महंगे जो है कोस्टल एरिया और कोस्टल सिटीज़ वहीं पे मिलेंगे, उसी रेंज में मिलेंगे ऊपर। उसके नीचे फिर भुखमरी शुरू होगी, ठीक है, उसके नीचे हालात ख़राब होंगे। तो ये जो सहारा डेजर्ट है यहाँ सबसे बड़ा क्राइम है, ये साउथ सूडान, दारफुर, सबसे बेकार एरिया है इस रेगिस्तान में। इसके नीचे सेमी एरिड जोन है, अर्धशुष्क वाला है, साहेल उसको बोलते हैं, साहेल, सहारा के नीचे जो है उस एरिया को कहा जाता है साहेल रीजन, अर्धशुष्क। अब ये सेमी वाला है, सेमी एरिड है। यहाँ 150 से लेके 200 to 300 mm तक बारिश है, तो ये साहेल रीजन है। कुछ कम उपजाऊ है, पेड़ कैसे होंगे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, बिल्कुल वहाँ तो पेड़ होंगे नहीं, जंगल में तो, वो रेगिस्तान में तो बहुत छोटे छोटे होंगे, कांटेदार थोड़ी झाड़ियाँ होंगी, बाकी तो कुछ पेड़ जैसा कुछ नहीं है, स्केटर्ड वेजिटेशन है। यहाँ वेजिटेशन अच्छा होगा। और उसके नीचे जब जाएंगे तो कॉन्गो आ जाएगा, वो रेन फॉरेस्ट आ जाएगा, उसमें बहुत रिच बायोडाइवर्सिटी है, एनिमल्स भी है और प्लांट्स भी है। बाकी डिस्कवरी और नेशनल ज्योग्राफिक पे आप देखते होंगे तो आपको फ्लोरा और फोना बहुत डीप में मिलेगा वहाँ से, ठीक है। ज़्यादातर ट्राइब्स हैं, बाहर से आने वाले लोग टिक नहीं पाए, बहुत हार्श कंडीशन थी,
इन्वायरमेंटल जो कंडीशन है वो बहुत ही हार्श थी, वहाँ टिकना बहुत मुश्किल काम था। और तीनों मिलते हैं, भूमध्य रेखा भी मिलती है, कर्क रेखा भी मिलती है, मकर रेखा भी मिलती है। तो अफ्रीका में तीनों रेखाएं गुजरती हैं, ठीक है। इक्वेटर भी है, कैप्रिकॉन भी है और कैंसर भी है, लाइन ऑफ कैंसर, लाइन ऑफ कैप्रिकॉन। तो मकर रेखा, कर्क रेखा और भूमध्य रेखा तीनों है, तीनों गुजरती है। और भूमध्य रेखा पे पड़ रहा है, इसका मतलब वो डेजर्ट वाला, और खास करके वो वाला हिस्सा है जहां इक्वेटोरियल प्लेन, ठीक है, स्टेपी ग्रास के मैदान और बायोडाइवर्सिटी, रिच बायोडाइवर्सिटी और मेडिटेरेनियन रेन फॉरेस्ट, मेडिटेरेनियन रेन फॉरेस्ट। तो रेन फॉरेस्ट भी हो गया। तो ये भूमध्य रेखा की विशेषता है, ठीक है, क्योंकि वहां सूर्य का तापक्रम इस तरह से धरती पे पड़ता है कि वहाँ वनस्पतियाँ भी फलती फूलती है और एनिमल्स को, चूँकि हिरण ज़्यादा होंगे तो फिर टाइगर भी मिल जाएंगे, दूसरे कार्निवोर भी मिल जाएंगे। तो सब कुछ वनस्पति पे निर्भर करता है, ग्रासलैंड पे निर्भर करता है। तो इम्पॉर्टेंट ग्रासलैंड्स, इम्पॉर्टेंट लेक्स, बहुत इम्पॉर्टेंट लेक्स आपको यहाँ मिलेगी। सुपीरियर के बाद दूसरे नंबर की लेक सुपीरियर झील जो है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है। दूसरे नंबर की झील यहां मिलेगी, विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया। बाकी टैंगानिका और वो जो झील है ओल्डुआई गॉर्ज, और वो जहां पर लूसी मिला था, पहला ऑस्ट्रेलोपिथेकस ह्यूमन फॉसिल, ठीक है, तंजानिया और ऊपर केनिया, तंजानिया, यहाँ पर मिलेगा ओल्डुआई गॉर्ज, ओल्डुआई गॉर्ज, टेंगानिका लेक, लेक टेंगानिका। यहीं पे रेमंड डार्ट, रेमंड ब्लू डार्ट और मेरी लिकी हस्बैंड वाइफ थे। ये वहाँ पूरी ज़िंदगी, मैंने आपको ऑस्ट्रेलोपिथेकस जब बताया, ह्यूमन फॉसिल वाला मेरा लेक्चर देख लीजिएगा। ऑस्ट्रेलोपिथेकस नाम बताया था तो मैंने बताया पिथेसिन मीन्स ह्यूमन, ऑस्ट्रेलो मीन्स सदर्न, साउथ वाले पार्ट में है इसलिए सदर्न, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस में भी आपको बताया था 2-3 तरह की चीज़ें थी। एक अफ्रीकैनस था, एक प्रोकांसुल था। अफ्रीकैनस, प्रोकांसुल, होमो रोबस्टस, अफ्रीकैनस एंड रोबस्टस। तो ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस की स्पीशीज थी। और लूसी वो एग्जाम्पल है जो मदर ऑफ ह्यूमन काइंड कहा जाता है, समस्त मानवों की माँ कही गई है अभी तक, जिसका नाम है लूसी। तो इन सब के बारे में पढ़िएगा। ये वो जगह है तंजानिया वाली और ओल्डुआई गॉर्ज की, रेमंड डार्ट वाली और टेंगानिका लेक, उसके आसपास जो साइट्स हैं। तो हम सबकी जन्मभूमि अफ्रीका, उसके बारे में पढ़ रहे हैं, और खास करके ह्यूमन फॉसिल। और ओल्डेस्ट लेक है, ओल्डेस्ट लेक टेंगानिका, दुनिया की 10 लाख साल पुरानी लेक है। इतनी पुरानी लेक आपको मिलेगी नहीं। तो दुनिया की सबसे पुरानी लेक, और ये लेक तो आपको बताइए, विक्टोरिया लेक सेकंड लार्जेस्ट। इसके अलावा और भी कुछ लेक्स हैं, वो आप पढ़िएगा। रिवर्स, रिवर्स में सबसे इंपॉर्टेंट रिवर कांगो रिवर। ऊपर नील नदी से शुरू करिए, ब्लू नाइल, तो वही इथियोपियन हाईलैंड से निकलेगा। तो ब्लू नाइल के ऊपर जो डैम प्रोजेक्ट्स हैं अधिकांश विवादास्पद हैं, उसको आप बात कर सकते हैं। डैम प्रोजेक्ट, करंट अफेयर्स में डैम प्रोजेक्ट्स, बांध परियोजनाएं विवादास्पद है, डैम प्रोजेक्ट्स। कॉन्गो रिवर की प्रोजेक्ट कौन कौन से कंट्री से निकल रही हैं? जाम्बेजी रिवर
कॉन्गो रिवर, वाइट नाइल ऊपर ही बता दिया था। तो रिवर्स फिर आपको साउथ में मिलेगी। ऑरेंज रिवर साउथ अफ्रीका में, ऑरेंज रिवर, ऑरेंज फ्री स्टेट उसी के किनारे है, ऑरेंज रिवर। वहीं पे महात्मा गांधी ने जो है कोयला खदान मजदूरों को लेकर के एक मार्च किया था ऑरेंज फ्री स्टेट से, और फिर वो तो आपको देखना है वो सारा, है ना। तो गांधी का जो क्षेत्र है वो डरबन, फिर प्रिटोरिया, फिर ऑरेंज फ्री स्टेट। लास्ट हिस्सा है केप टाउन वाला, केप वर्डे, केप टाउन और केप ऑफ गुड होप, आशा अंतरिप का किनारा। ये वो किनारे हैं जो बहुत ज़्यादा यूपीएससी पूछता है, यूपीएससी के फेवरेट क्वेश्चंस में से है। अगर अफ्रीका में यूपीएससी कुछ पूछेगा तो इन नामों का जरूर वो जिक्र करता है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ देख लीजिए, लगभग इंडिया की वाइल्ड लाइफ के साथ मैच करती हुई, लेकिन जिराफ एक्स्ट्रा है। राइनो है, जिराफ है, हिप्पोपोटेमस है, एलिफेंट है, टाइगर है, चीता है, लॉयन है। तो बिग कैट्स ज़्यादा अब वहीं थे, हमसे ज़्यादा बिग कैट्स हैं, हमारे यहाँ थोड़ी गायब हो गई हैं। तो बिग कैट्स जितने भी सर्च कर लीजिएगा गूगल में, विकिपीडिया में, बिग कैट्स कौन कौन सी हैं उनकी लिस्ट बना लीजिए। एक दो तो एंडेंजर्ड हैं, बाकी एक्सटिंक्ट हो गई हैं, बाकी मिल जाएंगे आपको। तो बिग कैट्स, हर्बीवोर, कार्निवोर, ऐसे करके लिस्ट बना लीजिए। और बर्ड्स, स्पेशल बर्ड्स, स्पेशली फ्लाइटलेस बर्ड्स, ऑस्ट्रिच, अच्छा वो जो लिस्ट बनाई थी गरीबी वाली और वो, उसमें एक दो चीज़ें और जोड़ लीजिए। हाई इन्फ्लेशन रेट, सबसे ज़्यादा महंगाई कहाँ पर है? तो दुनिया के सबसे महंगे शहर भी वहीं हैं, सबसे ज़्यादा महंगे, यानी इकोनॉमी ध्वस्त होते हुए दिखेगी। महंगाई, हाई इन्फ्लेशन रेट, और डिवेल्यूएशन ऑफ करेंसी भी आपको इन्हीं देशों में मिलेगी। कुछ देश तो ऐसे हैं कि अगर आपको दूध का पैकेट खरीदना है तो पूरा ऑटो भर के ले जाना पड़ेगा नोट, तब आप वहाँ केवल दूध ले पाएंगे क्योंकि नोट का कोई मतलब ही नहीं है, पैसों का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इतनी बेकार कंडीशन है। हाँ, डॉलर से तो सवाल ही नहीं उठता, कहाँ से कम्पीट करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही बुरी स्थिति में है वहाँ पे। और वो इन्फ्लेशन रेट वाला भी लिखना ज़रूरी है, तो इकोनॉमी में वहाँ लिख लीजिएगा, ठीक है। इसलिए वो टूरिज़्म वगैरह भी नहीं होगा तो फिर कोई आएगा भी नहीं, ठीक है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में थोड़ा सा आप कुछ वॉर वगैरह देख सकते हैं, पुरानी कुछ वॉर हुई है। एंथ्रोपोलॉजी की कुछ टर्म्स जरूर लिख लीजिएगा। इथनोग्राफी, एक टर्म लिखिएगा, इथनोग्राफी। इथनोग्राफी, इथनोग्राफी का मतलब होता है कि हम किसी भी ट्राइब का या किसी भी कास्ट का जो स्टडी कर रहे हैं वो इस तरह से स्टडी करें कि उसको हम किसी से कंपेयर ना करें, स्पेशल उसी की स्टडी करें, ठीक है। और ख़ास करके पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन करें। पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेंट बनना पड़ेगा आपको, उस कम्युनिटी में जाकर के ही स्टडी करें। तो लेवी स्ट्रास, मॉर्गन और ऐसे ढेरों, फ्रेजर, ऐसे ढेरों लोग हैं जो यूरोपियन और अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अफ्रीका में जाकर के ट्राइब्स की स्टडी की है और पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन किया है। उसमें उन लोगों का विश्वास जीत करके उनकी झोपड़ी में ही रहना, उनके साथ ही सोना, उनके साथ ही रहना,
वो जो खाते हैं वही खाना, वो जो शिकार करते हैं उनके साथ शिकार पे जाना। इस तरह से जब आप स्टडी करते हो तो इसको बोलते हैं इथनोग्राफी, नरजाति क्षेत्र वर्णन, इथनोग्राफी। ठीक है, तो अगर वहाँ के लोगों को पढ़ना है और समझना है तो आपको इथनोग्राफिकल स्टडी करनी पड़ेगी, नरजाति वर्णन अध्ययन करना पड़ेगा। और मैंने को आपको गोल्डन स्टूल का एक कहानी सुनाई थी कि वहाँ एक सोने का स्टूल था, 3 पहिए वाला एक स्टूल था। तो जब वो सोना खोदने के लिए यूरोपियंस वहाँ गए, गोल्ड की खुदाई कर रहे थे, तो आदिवासी जितने भी थे वहाँ के ट्राइब्स, वो ट्राइब्स उनको सोना खोद करके और उनको दे रहे थे, ले जाओ। उनको मज़ा आ रहा था कि कोई बाहर से कुछ लेने आया है, तो खोद खोद के दे रहे थे उनको फ्री में। तो वहाँ के लोगों ने क्या किया था कि अपने मुखिया के लिए एक सोने का स्टूल बना रखा था, गोल्ड निकाल के उसको पिघला करके एक स्टूल बना दिया था जिस पे वो बैठता था। 3 पहिए थे उसके, 3 पाए थे और एक स्टूल बैठने की जगह थी। तो स्टूल जो था, गोल्डन स्टूल, स्वर्ण जड़ित, किसी अंग्रेज को पसंद आ गया तो उसने वो स्टूल उठा लिया। तो जनजातियां सारी नाराज हो गई और उनको इतना दौड़ाया कि 100 साल तक कोई यूरोपियन वहां सोना खोदने नहीं पहुंचा। फिर 100 साल बाद जब वो भूल गए कि वो स्टूल कोई ले गया था, बाकी वो कहानी बन गई, वो पीढ़ियों तक उन्होंने कहानी सुनाई कि कुछ गोरे लोग आए थे, वो स्टूल ले गए अपना, वो लेना है वापस, अदरवाइज तो वो सोना रोज खोद के दे रहे थे। ये होता है ट्राइब्स में, इसी को बोलते हैं एथनोग्राफी। फिर बाद में एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट का जन्म हुआ कि इन लोगों को समझें, इनके कल्चर को समझें, क्योंकि तो नाराज हो जाते हैं तो फिर संभलते नहीं, है ना। तो अगर आपको सोना खोदते रहना है तो क्या करना पड़ेगा, उनके कल्चर को जानना पड़ेगा। तो यहाँ की ट्राइब्स, बोअर, जुलू तो वहाँ की है, साउथ अफ्रीका की, लेकिन पूरे बुशमैन, हॉटेंटॉट, तो बुशमैन लोग कहाँ होते हैं, कालाहारी में, कालाहारी के बुशमैन, ठीक है, कालाहारी के बुशमैन, हॉटेंटॉट। तो वहाँ की ट्राइब्स के बारे में पढ़िए थोड़ा, नंबर ऑफ ट्राइब्स क्या क्या हैं, उनकी लिस्ट बनाइए। तो मेरी नज़र से अफ्रीका पढ़ेंगे तो बहुत डिफरेंट है अफ्रीका। ऐसे आप अफ्रीका पढ़ेंगे, कोई ज्योग्राफी वाला पढ़ाएगा आपको, या और कहीं आप पढ़ेंगे यूट्यूब से, तो अलग है। मैं आपको जब अफ्रीका बता रहा हूँ तो उसमें ड्रग ट्रायंगल, ड्रग्स की बहुत बड़ी समस्या में डूबा हुआ है अभी। ड्रग ट्रैफिकिंग और अदर और प्रॉब्लम्स लिख लीजिए अफ्रीका की। ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव दुर्व्यापार खूब हो रहा है, बेगारी कराते हैं, ड्रग्स का व्यापार खूब हो रहा है, करप्शन तो आपको लिखवा ही दिया है। बाकी दुनिया में ये इस तरह के कई सारे तरह के ट्रायंगल बने हुए हैं वहाँ पर। तो ड्रग ट्रायंगल और ये सब पढ़िएगा, ड्रग ट्रायंगल कहाँ कहाँ है, ड्रग्स का कारोबार कहाँ पर है, ठीक है, वायलेंस कहाँ कहाँ चल रहा है। बहुत सा, हुती और तुत्सी 2 ट्राइब थी, दोनों का आपस में झगड़ा हुआ और बहुत बड़े बड़े जिनोसाइड हो गए हैं वहाँ पे। 5-5 लाख लोग मारे गए हैं एक साथ झगड़े में, जबकि दोनों कभी साथ रहते थे, दोनों में नफरत तैयार हो गई, है ना। सिएरा लियोन, जो इंपॉर्टेंट जगह पूछनी चाहिए वो है दारफुर, साउथ सूडान। साउथ सूडान को अभी अभी एक नए कंट्री का दर्जा दिया है, वो कौन से ईयर में दिया है ये पूछा जा सकता है। साउथ सूडान, दारफुर, सिएरा लियोन। बाकी कुछ बीमारियों के जनक हैं, नाइजीरिया, लाइबेरिया, जहाँ से HIV, इबोला। तो जोनोटिक डिजीज या तो चाइना से निकलती है या फिर अफ्रीका से निकलती है। जोनोटिक डिजीज 2 जगह से निकलती है, चाइना या फिर अफ्रीका, क्योंकि अफ्रीका वाले खाते भी हैं और उनसे रिप्रोडक्टिव रिलेशन भी बना लेते हैं एनिमल से।
तो उनसे जेनेटिक ये वाली रिप्रोडक्टिव डिजीज़ भी आ जाती है, सेक्सुअल डिजीज़ आ जाती हैं। और चाइना वाले जो है वो सीधा सीधा बेट जो चमगादड़ का सूप पियेंगे, ऐसा कुछ करेंगे तो उससे जोनोटिक डिजीज़ आ जाएगी, फिर मानव के पास आ जाएगी। और इंसानों में जब आती तो कोरोना हमने फेस किया, इसी प्रकार की बीमारी है। ठीक है, तो मुझे लगता है इतने सारे एंगल हो गए अफ्रीका के बारे में। अब आपको अफ्रीका का व्यापक परिदृश्य समझ में आ रहा होगा कि अफ्रीका को कैसे पढ़ना है। ठीक है, कई लोग कंट्री याद कर लेते हैं, कंट्री तो आपको याद करना ही है। 54 कंट्रीज़ हैं, 7 कंट्रीज़ ऐसे हैं जो जूझ रहे हैं सर्वाइव के लिए, और 3 कंट्री ऐसे हैं जिसपे दूसरे कंट्री का कब्जा है। ठीक है, तो आपको मैंने पूरा लेखा जोखा बता दिया। तो ये तो कंट्रीज़ के नाम तो आप याद कर लीजिए जोन वाइज, कि नॉर्थ में कौन है, ईस्ट में कौन सा है, वेस्ट में कौन सा है, साउथ में कौन सा है, सेंट्रल अफ्रीका में कौन से हैं। तो 5 जोन बन जाएंगे, सेंट्रल अफ्रीका, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, नॉर्थ और साउथ, और सेंट्रल अफ्रीका। ठीक है, चलिए, तो ये होमवर्क हो गया आज का। कल फिर नेक्स्ट कुछ बात करेंगे। शांति पाठ। ओम ध्यान।